हो गया। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है। सो इट्स बेसिकली लाइक अ ट्रांसलेटर, राइट? आप जाकर किसी चाइनीज बंदे से बात करने की कोशिश करेंगे तो अनलेस यू आर वन ऑफ दोज फ्यू पाकिस्तानीज हु लर्नड चाइनीज, यू गाइस कांट अंडरस्टैंड ईच अदर, राइट? सो आप क्या करते हैं? आप एक ट्रांसलेटर की मदद लेते हैं। ठीक है, आप एक ट्रांसलेटर की मदद लेते हैं। इंटरमीडियरी इज लाइक दरमियान में एक बंदा। सो आप क्या करते हैं? आप एक ट्रांसलेटर की मदद लेते हैं। सो अब अच्छा, इसकी एक्चुअल कॉन्टेक्चुअलाइजेशन जो है ना, वो मैंने जब यूनिवर्सिटी में ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़े थे ना, तो मेरे प्रोफेसर एक लाइन बहुत यूज़ करते होते थे और वो लाइन ऐसे इनग्रेन हो गई है मेरे अंदर। ठीक है। और वो बेसिकली ये है कि द हार्डवेयर बेग्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। कि हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर इज अ वेरी अगली थिंग। ठीक है। हार्डवेयर इज समथिंग वेरी अगली। तो व्हाट हैपेंस इज कि द हार्डवेयर गोज टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट बेग्स द ऑपरेटिंग सिस्टम to make it pretty so that users can use it. So those of you who've ever seen assembly language have an idea कि हार्डवेयर कितनी, मतलब टॉकिंग टू द हार्डवेयर हाउ हार्ड इज इट। ठीक है। क्यूट असेंबली ऑन द, तो असेंबली क्या होती है? असेंबली इज हाउ यू टॉक टू द हार्डवेयर ना। तो देयर फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली prettifies it. The operating system basically prettifies it so that you can easily interact with it. So one of the main things that हार्डवेयर प्रोवाइड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स इज द यूजर इंटरफेस। ठीक है। और भी बहुत चीज़ें होती हैं बट द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज ऑलवेज द यूजर इंटरफेस। ठीक है। So this is where you can simply hop around your computer, click on icons to open stuff, drag and drop कर लें। प्रिंट करना है तो बस कंट्रोल पी करके एंटर किया तो प्रिंट हो गया, एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो यूज़र इंटरफेस में आती हैं। सो दिस इज़ द यूज़र साइड ऑफ थिंग्स, जहाँ पर हार्डवेयर आपके लिए चीज़ें आसान करता है। अच्छा, बट ये तो वो चीज़ है ना जिसको आप डायरेक्टली देख रहे हैं। अ वेरी बिग टास्क ऑफ द हार्डवेयर इज एक्चुअली रिसोर्स मैनेजमेंट। कि अच्छा ओके, आपका इंटरेक्शन तो ईजी कर रहा है, उसके अलावा इट्स ऑल्सो रिड्यूसिंग अ लॉट ऑफ द वर्कलोड दैट वुड हैव बिन ऑन यू अदरवाइज। मतलब रिसोर्सेज कैसे डिवाइड करने डिफरेंट एप्लीकेशंस में। मल्टीपल एप्लीकेशंस चलाते हैं आप, मल्टीपल चीज़ों को एट द सेम टाइम आईओ चाहिए होता है। अभी अभी मेरे कंप्यूटर पे कोई एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ विंडोज़ ओपन है। सो हाउ टू फिगर आउट कि कौन सी विंडो को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। इट नोज के जूम को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, बैकग्राउंड पे जो ब्राउज़र खुला हुआ है इस वक्त उसको डी प्रायोरिटाइज करना है। ये सारी बातें कौन फैसला करता है? सो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स ऑल दिस फॉर यू, वरना आप सारा दिन इसी में लगे रह जाते इन डिवाइडिंग रिसोर्सेज। सो सम ऑफ द मेन थिंग्स आर सीपीयू स्केड्यूलिंग। ठीक है। इट मेक श्योर कि आपके सीपीयू का जो टाइम है ना, वो बहुत एफिशिएंटली यूज हो। आपके कंप्यूटर में जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है ना, दैट इज आपके सीपीयू और जीपीयू का टाइम। ठीक है। सो इट मेक्स श्योर कि आपके सीपीयू एंड ऑल्सो योर जीपीयू पे टास्क इस तरह अलाइंड हो कि उनका टाइम वेस्ट ना हो। एंड इट ऑल्सो मेक्स श्योर कि सब लोग अपना काम कर सकें, लाइक सब एप्लीकेशन अपना काम कर सकें। मेमोरी मैनेजमेंट, इट परफॉर्म्स एंड ट्रैक्स कि अच्छा किस चीज़ को कितनी मेमोरी एलोकेटेड है, इज इट फाइन और नॉट, ज़्यादा करने की ज़रूरत है या नहीं। इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट, अगर हम कोई आईओ रिक्वेस्ट, कोई भी बंदा आए एज ए यूज़र या कोई सॉफ्टवेयर कोई आईओ रिक्वेस्ट इनिशिएट करती है, तो उसको ऑटोमेटिकली बैकएंड पे डील कर दो। कुछ सेव होना है ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। प्रिंट करने तो आपने बस प्रिंट कमांड दी, बाकी प्रिंटिंग का सारा जो काम है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स केयर ऑफ इट। खुद से ड्राइवर्स से खुद से बात करते हैं एंड स्टफ लाइक दैट। अच्छा, then you have DMA. So DMA is also something that the operating systems provides you. And again, अब ये DMA क्या है? So DMA stands for Direct Memory Access. ठीक है। So DMA करता क्या है? DMA is a hardware feature which allows certain subsystems, कुछ चीज़ों को आप अलाउ करते हैं कि आप मेन मेमोरी डायरेक्टली एक्सेस कर लें। सही है। सो विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सीपीयू आप मेमोरी से जाके चीज़ें उठा सकते हैं। So, इससे क्या होगा? अगेन सीपीयू का टाइम आपने फ्री अप कर लिया टू डू अदर मोर इंपॉर्टेंट टास्क। ठीक है। सो पहले क्या होता था कि डेटा डिवाइस से सीपीयू के पास जाता था, सीपीयू फिर उसको भेजता था करेक्ट जगह पे। विद डीएमए क्या होता है कि द सीपीयू इज ओनली नीडेड फॉर टू स्टेप्स, दैट इज रीडिंग द डेटा फ्रॉम द डिवाइस एंड राइटिंग द डेटा ऑन टू मेमोरी। इसके बीच में जो एक्चुअल ट्रांसफर है ना, सो मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं।
आपने यूएसबी लगाई, ठीक है, आपने यूएसबी लगाई और आपने यूएसबी से कॉपी पेस्ट करनी थी एक वीडियो फाइल, ठीक है, कोई मूवी आपके दोस्त ने डाउनलोड करके आपको दी है और आपने वो यूएसबी से कॉपी पेस्ट करनी है। तो अब सीपीयू सिर्फ कहाँ इन्वॉल्व होगा, जब आप पहली दफा यूएसबी के कंटेंट्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप कॉपी पेस्ट की कमांड दे देंगे तो द यूएसबी कंट्रोलर विल डायरेक्टली सेंड द डेटा टू द रैम। हर बाइट पे सीपीयू को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। अच्छा भाई, सीपीयू आके नहीं कहेगा अच्छा यार अगली बाइट दे दो, अच्छा यार अगली बाइट दे दो, अच्छा यार अगली बाइट दे दो, ठीक है। सो दिस, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ओके, सो सपोज आप शिफ्टिंग कर रहे हैं, अपने घर की शिफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब एक ऑप्शन ये है कि आप अपने घर की शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो हर सोफा जो है ना, वो आपने जाना है, उनको कहना है यार अच्छा अब ये सोफा उठाओ, अब लेके चलें, आप उनके साथ साथ चलें, उनको कहो अच्छा यहाँ पर लोड कर दें, फिर आप लोडर्स को लेके जाएं, अगला सोफा उठाएं। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप बस जाएं, आप उनको बता दें अच्छा यार ये सारे सोफे हैं, ये तुमने लोड करके वहां पहुंचा देने हैं, ठीक है। और अब ये कहने के बाद आप जाके प्लम्बर से अलग बात कर रहे हैं, बिजली वाले से अलग बात कर रहे हैं, सी। सो दैट इज बेसिकली हाउ डीएमए वर्क्स। डीएमए को आप इस एनालॉजी से भी समझ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ डीएमए एज लाइक अ सुपर स्मार्ट असिस्टेंट, ठीक है, लाइक यू नो डीएमए इज लाइक द मिस बख्तावर of an operating system. That can also be a very good example. DMA is Miss Bakhtavar of Zenomatics. Like Miss Bakhtavar of operating systems. ठीक है, कि बस जैन ने कह दिया कि इस बच्चे के घर कॉल करो और इसके पेरेंट्स को बताओ ये क्या हरकतें कर रहा है, तो वो खुद ही कर देगा। सो बेसिकली डीएमए खुद ही ट्रांसफर इनिशिएट करता है, सीपीयू अपना काम करता रहता है, एक दफा ट्रांसफर पूरा हो जाता है तो फिर वो जाके सीपीयू को बताता है हेलो भाई, सीपीयू भाई, हो गया ट्रांसफर, ठीक है। तो फिर सीपीयू डिपेंडिंग अपॉन दैट कुछ करना हो तो कर लेता है, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम कर्नल साहब की। सो कर्नल साहब जो है ना, इनका नाम बड़ा मजेदार है। सो द कर्नल, अब जो कर्नल, द कर्नल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली नेम्ड सो बिकॉज फौज में जितना जरूरी कर्नल होता है ना, उतना ही जरूरी ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल भी है। सो द कर्नल इज बेसिकली द ब्रेन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट्स समथिंग दैट्स ऑलवेज रनिंग इन द बैकग्राउंड that controls and coordinates how softwares and hardware are going to work together, ठीक है, how different software and hardware are both going to work together। तो अब होता क्या है, होता कुछ यूं है कि the kernel is responsible for managing all the communication between different softwares and your hardware including the memory, ठीक है। so it will manage different processes कि कब कौन सी प्रोसेस क्या बात मांग रही है, किसी प्रोसेस को किसी डिवाइस की ज़रूरत है, या आपने प्रिंट करना है कुछ, उसमें आपने प्रिंटर से कनेक्ट करना है, माउस इज एक्सटर्नल डिवाइस, इन सारी डिवाइसेस से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है, ये काम भी कर्नल करता है। सो कर्नल इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, ब्रेन पार्ट ही होता है ना। सो मेमोरी मैनेजमेंट, कब आपको कितनी मेमोरी कहाँ एलोकेट करनी है, कब वर्चुअलाइजेशन करनी है, इंटरप्ट हैंडलिंग, अगर कोई इंटरप्ट आ रहा है, इंटरप्ट क्या होता है अगेन, interrupt is when a high priority process comes to the computer। तो interrupts को यही हैंडल करता है, comes to the CPU, सॉरी, comes to the CPU। तो interrupts को किस तरह हैंडल करना है, आईओ फाइल कम्युनिकेशन किस तरह होनी है, सब कुछ कौन कंट्रोल करता है, द कर्नल, ठीक है। सो किसी भी ऐप ने अगर कोई हार्डवेयर एक्सेस करना हो, मेमोरी हो, चाहे चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो स्क्रीन हो, चाहे वो कैमरा हो, तो उसको जरूरत होती है कर्नल साहब की इजाजत की, ठीक है। उसको जरूरत होती है कर्नल साहब की इजाजत की। घर की अम्मा कह लो या फौज में, वही फौजी कर्नल भी तो यही करता है ना, कुछ करना है तो आपने फौजियों से पूछ के करना है, ठीक है। अच्छा जी, सो लेट्स मूव ऑन। सो कर्नल साहब और क्या करते हैं, कर्नल साहब ऑल्सो हाइड्स द हार्डवेयर कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सो यही रिस्पॉन्सिबल है आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करने का, ठीक है। दिस इज व्हाट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग यू अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। डिवाइस ड्राइवर्स को कौन हैंडल करता है, कर्नल। डेटा, मतलब बेसिकली हर काम को सिंप्लीफाई प्राइमरीली कौन करता है, कर्नल। समझ लो आधा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम जो है ना वो कर्नल ही करता है। अच्छा, बट ड्राइवर्स होते क्या हैं, ये डिवाइस ड्राइवर्स की बात अक्सर आती है जिंदगी में, ये ड्राइवर्स होते क्या हैं। सो ड्राइवर्स आर सॉफ्टवेयर दैट आर रिटन स्पेसिफिकली फॉर सर्टेन हार्डवेयर। अब वो क्या करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्ट्रक्शन देता है ना, उसको उस स्पेसिफिक हार्डवेयर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं, राइट। सब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को असेंबली लैंग्वेज आती है जिससे आप बात करते हैं सीपीयू से। नाउ व्हाट यू डोंट नो इज
different kinds of CPUs talk in different assembly language. Assembly language throughout the world uniform नहीं है. तो इसीलिए the language that your printer understands is very different from the language that your CPU understands. तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन बीच में कौन करता है? एंड देन दैट वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज दैट फॉर इंस्टेंस योर माउस अंडरस्टैंड्स. तो ये सारी लैंग्वेज ट्रांसलेशन होती है ड्राइवर्स के थ्रू. नाउ लेट्स कम टू द मार्वल ऑफ मल्टीटास्किंग. सो नाउ कमिंग टू द मार्वल ऑफ मल्टीटास्किंग. ठीक है, मल्टीटास्किंग हैज बीन लाइक वन ऑफ द cornerstones of modern age computing. ठीक है, it allows computers to execute multiple processes at the same time. fully multitasking computers बन गए आपके पास. ठीक है, अच्छा अब मल्टीटास्किंग एक्चुअली कैसे होती है? सो मल्टीटास्किंग इज अचीव्ड बाय द सीपीयू रैपिडली स्विचिंग बिटवीन प्रोसेसेस क्रिएटिंग द इल्यूजन ऑफ साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन. ठीक है, सो दिस इज जस्ट लाइक वेल, यू नो हाउ इफ समवन इज जगलिंग बॉल्स एट अ रियली फास्ट पेस, तो आपको लगेगा कि वो एक सर्कल बना हुआ है, नॉट इंडिविजुअल बॉल्स बीइंग जगल्ड. इसी तरह आपका कंप्यूटर इतनी तेज प्रोसेसेस के बीच में स्विच करता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम चला रहे हो, बट एक्चुअली वो एक एक करके काम कर रहा है. ठीक है, तो ये जो प्रोसेसेस हम बार बार कह रहे हैं, प्रोसेसेस प्रोसेसेस प्रोसेसेस, व्हाट आर प्रोसेसेस? सो अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम दैट हैज स्टार्टेड रनिंग. मतलब मेरे कंप्यूटर में इस वक्त ओबीएस डाउनलोडेड पड़ा है, बट सिंस इट्स नॉट रनिंग तो इट्स नॉट अ प्रोसेस, इट्स जस्ट अ प्रोग्राम दैट इज देयर समवेयर. वंस आई ओपन ओबीएस इट विल बिकम अ प्रोसेस. ठीक है, अच्छा अब हमने बात की कि मल्टीटास्किंग जो है दैट इज बेसिकली व्हाट, इट्स एन इल्यूजन, राइट? इट्स एन इल्यूजन ऑफ साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन. एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, आप you're switching between multiple processes. तो when you have to switch between multiple things, you need to actually schedule. You need a method to the madness, right? ऐसे तो नहीं होगा ना randomly, अब ये चला लूं अब वो चला लूं अब ये चला लूं अब वो चला लूं. So you need scheduling algorithms. What does scheduling do? Scheduling prevents the conflicts and ensures efficient resource sharing. ठीक है, scheduling will make sure कि अच्छा आप जो resources share कर रहे हो वो actually efficiently हो रहे हो. It ensures equitable allocation. अच्छा, equitable का क्या मतलब होता है? So this is very important. This is very important. This is a very key word. आप लोग इंशाल्लाह कभी बड़े हो गए अगर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको you'll come across this equitable sharing. So equitable does not equal to equal. ठीक है, it's not the same as equal sharing of resources. So इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. इक्वल शेयरिंग ये होती है, आप सोचें, इमेजिन यूर अ फैमिली ऑफ फोर. ठीक है, इमेजिन यूर अ फैमिली ऑफ फोर. ये चलो दो बहन भाई एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, सो यूर ऑल माशाल्लाह इन योर टीन्स, एटलीस्ट 18-19 साल के हैं आप लोग, राइट? 17-18-19 साल के हैं आप सब. इमेजिन आपका एक छोटा भाई है जो अभी 3 महीने का है. छोटा भाई है, बहन है जो 3 महीने का है. ठीक है, इक्वल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज वुड बी कि अगर आप स्टेक खा रहे हैं तो उसको भी स्टेक खिलाएं, या अगर वो सारा दिन सिर्फ दूध पीता है तो आप भी सिर्फ दूध पिए. बट इस तरह आप दोनों में से एक बंदा तो डेफिनेटली मर जाएगा. इक्विटेबल शेयरिंग होती है कि डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स, डिपेंडिंग अपॉन किसकी क्या नीड है, आप रिसोर्सेज शेयर करें. तो इससे क्या होगा, इससे ऑब्वियसली ये होगा कि आप दोनों जिंदा रहेंगे, आपकी नीड्स पूरी हो जाएंगी, बट यू नॉट डूइंग इक्वालिटी, क्योंकि इक्वालिटी की गेम है ही नहीं. तो इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ सीपीयू टाइम, पेरिफेरल एक्सेस, मेमोरी एक्सेस. ठीक है, scheduling algorithms make sure कि ये सब जो है ये equitably distribute हो. So scheduling is done to make sure कि when you're trying to multitask, right? When you're multitasking on your computer, so we talked about it कि multitasking actually क्या होती है? In reality, it's just your computer switching between tasks at a really fast speed to give the illusion of multitasking, right? To give the illusion of multitasking. अच्छा, अभी illusion of multitasking तो हो गया. तो अब हमने बात की थी कि इसके लिए जरूरी होता है कि आपका कंप्यूटर क्या करे, कि देयर शुड बी सम मेथड टू दिस मैडनेस, राइट? ये जो टास्क्स के बीच में स्विच करना है, देयर शुड बी सम यू नो सम मेथड, सम टेक्निक एसोसिएटेड विद इट. तो उसके लिए आती है स्केजुलिंग. ठीक है, सो व्हाट यू डू इज यू स्केड्यूल डिफरेंट टास्क्स. ठीक है, स्केजुलिंग एल्गोरिथम बना देते हो, सबकी बारियां लग जाती है ताकि सबको पता हो कि अच्छा मैं चलूंगा, कब चलूंगा, कैसे चलूंगा. So now let's look at types of scheduling that are possible. So there are two main types of scheduling that are possible in multitasking. ठीक है, the first kind is known as
नॉन प्रिएम्प्टिव स्केजुलिंग, ठीक है। द फर्स्ट काइंड इज नोन एज नॉन प्रिएम्प्टिव स्केजुलिंग। नॉन प्रिएम्प्टिव स्केजुलिंग क्या होती है कि जहां पर आप एक प्रोसेस को सीपीयू देते हो, ठीक है। सो लेट्स सपोज आपके पास प्रोसेस ए बी सी थी, ठीक है। आप प्रोसेस ए को सीपीयू देते हो कि जाओ तुमने जो करना है कर लो। अब होगा क्या कि नाउ प्रोसेस ए विल हैव होल्ड ऑफ द सीपीयू फॉर एज लॉन्ग एज इट वांट्स, ठीक है। सो द प्रोसेस ए कैन रन अंटिल कंप्लीशन और अंटिल इट डिसाइड्स कि अच्छा यार बस अब मैं थक गई हूं, मैं किसी और प्रोसेस को चलने दूं, ठीक है। सो नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है कि ईच प्रोसेस विल हैव द सीपीयू फॉर एज लॉन्ग एज द प्रोसेस वांट्स। सही है। तो इसका फायदा क्या है? इट्स द मोस्ट प्रिडिक्टेबल बट द लीस्ट फ्लेक्सिबल, ठीक है। इट्स द मोस्ट प्रिडिक्टेबल बट द लीस्ट फ्लेक्सिबल। प्रिडिक्टेबल इन द सेंस कि एक प्रोसेस चल रही है, आपको पता है प्रोसेस जब तक चलना चाहती है चलती रहेगी, मोस्ट लाइकली इट विल रन टिल कंप्लीशन, ठीक है। बट फ्लेक्सिबिलिटी इस सेंस में नहीं है कि अगर कोई और प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाए या और प्रोसेसेस वेट कर रही हैं तो उनको वेट करना पड़ेगा। देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी फॉर अदर प्रोसेसेस। देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी फॉर अदर प्रोसेसेस, ठीक है। तो इसमें रिस्क क्या है कि अगर आपकी प्रोसेस ए जो थी, सो अगेन इफ यू टॉक अबाउट इट, तो आपकी प्रोसेस ए जो थी, अगर उसने 10 मिनट लेने थे और प्रोसेस बी और सी ने 1 मिनट ईच लेना था, तो अब प्रोसेस ए जब तक पूरे 10 मिनट के लिए नहीं चलेगी, प्रोसेस बी और सी की बारी नहीं आएगी, राइट। प्रोसेस बी और सी की बारी नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अ लॉन्गर टास्क कैन डिले शॉर्टर टास्क, ठीक है। अ लॉन्गर टास्क कैन डिले शॉर्टर टास्क। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग। प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग क्या होती है? सो प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग में सीपीयू टाइम इज एलोकेटेड फॉर अ लिमिटेड टाइम, ठीक है। सो ईच प्रोसेस इज असाइंड अ सर्टेन टाइम क्वांटम, ठीक है। टाइम क्वांटम किसको कहते हैं? बेसिकली सीपीयू का एक टाइम लेंथ एसोसिएटेड। सो लेट्स सपोज सीपीयू टाइम, जो हमारा टाइम क्वांटम इज बेसिकली एक फिक्स्ड यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। सो टाइम क्वांटम इज बेसिकली फिक्स्ड यूनिट ऑफ टाइम। सो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि मैंने हर टास्क को 5 5 5 5 5 5 सेकंड के लिए सीपीयू टाइम एलोकेट करना है, ठीक है। तब इसमें होगा क्या कि इसमें एक तो बहुत बड़ा फायदा ये है कि आप किसी भी प्रोसेस को इंटरप्ट कर सकते हो, राइट। अगर कोई हायर प्रायोरिटी टास्क आया है, तो क्योंकि एक प्रोसेस ऑलरेडी 5 सेकंड के लिए चल रही है, आप चाहो तो आप उसे उन 5 सेकंड के अंदर भी रोक सकते हो। एंड इफ यू चूज नॉट टू इंटरप्ट दैट प्रोसेस वाइल इट इज रनिंग, गौर से बात सुनिएगा, इफ यू चूज नॉट टू इंटरप्ट द प्रोसेस वाइल इट इज रनिंग, तो उसने इन एनी केस 5 सेकंड बाद खत्म हो जाना है। 5 सेकंड इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट। इन रियलिटी माइक्रो सेकंड्स और नैनो सेकंड्स मिलते हैं हर प्रोसेस को। तो उस प्रोसेस ने दिस अमाउंट ऑफ टाइम के बाद वैसे ही खत्म हो जाना है, तो आप नेक्स्ट इन लाइन अपने हाई प्रायोरिटी टास्क को ला सकते हो। तो दिस इज मोर फ्लेक्सिबल, ज्यादा टास्क को हैंडल करता है। अच्छा, अब इसमें रिक्स क्या है? ठीक है बाबू भैया, रिक्स हर चीज में होता है, ठीक है। तो इसमें रिस्क ये है कि अगर आपको बार बार हाई प्रायोरिटी टास्क आते जाए, राइट, इफ यू गेट अ लॉट ऑफ हाई प्रायोरिटी टास्क, तो द लो प्रायोरिटी टास्क में स्टार्व। क्योंकि क्या होगा, देखो लो प्रायोरिटी चलना शुरू हुआ है, साथ ही हाई प्रायोरिटी आ गया, वो चलना शुरू हो गया। फिर लो प्रायोरिटी की बारी आई, फिर साथ ही हाई प्रायोरिटी आ गया, वो चलना शुरू हुआ। तो इवेंचुअली ऐसा हो सकता है कि बेचारे लो प्रायोरिटी की बारी ही ना आए, क्योंकि लाइक लो प्रायोरिटी की बार बार बारी आ रही है, लेकिन वो एग्जीक्यूट अपने आप को नहीं कर पा रहा है क्योंकि बार बार हाई प्रायोरिटी टास्क आई जा रहे हैं। सो नाउ लेट्स लुक एट प्रोसेस स्टेट्स, ठीक है। अब प्रोसेस स्टेट्स पढ़ने के लिए जरूरी है कि हम देखें प्रोसेसेस क्या होती है। सो वी टॉक्ड अबाउट इट लास्ट टाइम एज वेल कि अ प्रोग्राम once loaded into memory and actively running is known as a process, ठीक है। कोई भी चीज जब तक आपके डिस्क में स्टोर्ड होती है तो इट इज नोन एज अ प्रोग्राम, एंड व्हेन इट इज लोडेड फ्रॉम द डिस्क इनटू योर मेन मेमोरी एंड इट इज एक्टिवली रनिंग, इट इज नोन एज अ प्रोसेस। सो देर आर थ्री मेन स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस, ठीक है। सो वी स्टार्ट विद द रेडी स्टेट। रेडी स्टेट क्या होती है कि एक प्रोसेस जो है दैट इज लोडेड इन द क्यू, ठीक है। आपकी स्केजुलिंग बेसिकली कहाँ से होती है? क्यू से होती है। जो भी चीज स्केड्यूल होती है वो एक क्यू में लग जाती है, राइट। सो एनीथिंग दैट इज लोडेड इन द रेडी क्यू वेटिंग फॉर सीपीयू एलोकेशन, मतलब ये चीज अब सिर्फ किस चीज का वेट कर रही है
कि मुझे सीपीयू टाइम एलोकेट हो ताकि मैं एक्चुअली एग्जीक्यूट हूँ. सो इट्स नॉट करेंटली एग्जीक्यूटिंग, but it is waiting for CPU allocation. That is known as a ready state. ठीक है. That process is known as a process in ready state. अच्छा, फिर आती है रनिंग स्टेट. रनिंग स्टेट में क्या होती है? वो प्रोसेस जो एक्टिवली सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रही हो, ठीक है, जो अपना सीपीयू का एलोकेटेड टाइम स्लाइस यूज कर रही हो, उसको हम कहते हैं कि अच्छा ये प्रोसेस है रनिंग स्टेट में. फिर आती है ब्लॉक्ड स्टेट. ब्लॉक्ड स्टेट क्या होती है? सो अ प्रोसेस इज इन द ब्लॉक्ड स्टेट व्हेन इट्स वेटिंग फॉर एन इवेंट. ठीक है. मसलन सो इमेजिन आपने एक प्रिंट जॉब दी थी, ठीक है. अब हुआ क्या कि आपने 10 पेजेस प्रिंट करने थे, उनमें से आपने 4 पेजेस प्रिंट किए और आपके प्रिंटर की इंक खत्म हो गई, ठीक है. सो अब होगा क्या कि अब ये प्रोसेस जो है ना, दिस गोज इनटू द ब्लॉक्ड स्टेट अंटिल द इवेंट रिजॉल्व्स. मतलब अंटिल यू रीफिल योर प्रिंटर विद इंक, द प्रोसेस इज इन द ब्लॉक्ड स्टेट. अच्छा, अभी ब्लॉक्ड और रेडी में क्या फर्क होता है? सो जो भी चीज रेडी स्टेट में होती है ना, दैट इज वेटिंग फॉर सीपीयू एलोकेशन. बट जो चीज ब्लॉक्ड है, दैट्स नॉट इवन वेटिंग फॉर सीपीयू एलोकेशन. दैट्स वेटिंग कि जिस वजह से वो ब्लॉक हुई थी प्रोसेस, वो वजह रिजॉल्व हो. ब्लॉक स्टेट में आप पहले वेट कर रहे हो कि अच्छा जिस वजह से मैं ब्लॉक हूं वो रिजॉल्व हो, देन आई विल गो टू द रेडी क्यू वेटिंग फॉर सीपीयू. बिकॉज अभी अगर ये रेडी क्यू में जाएगी प्रोसेस, इफ दिस प्रोसेस गोज टू द रेडी क्यू राइट नाउ, तो क्या होगा? इसको दोबारा सीपीयू मिलेगा. इट विल स्टिल बी ब्लॉक्ड. क्यों? क्योंकि इंक तो आपने डाली नहीं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेट ट्रांजिशन. सो डिफरेंट स्टेट्स में आपके प्रोसेसेस ट्रांजिशन किस तरह करते हैं. सो रेडी टू रनिंग, ठीक है. अब प्रोसेस इज एलोकेटेड सीपीयू, तो वो साथ ही रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में चला जाता है बिकॉज उसको सीपीयू में बारी मिल गई है. रनिंग टू रेडी, एक प्रोसेस जो रन कर रही थी सीपीयू पे, उसका टाइम स्लाइस खत्म हो गया है, ठीक है. उसका टाइम स्लाइस खत्म हो गया बट अभी वो और काम करना चाहती थी, तो वो चली जाएगी कहाँ? रनिंग क्यू से, रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में. रनिंग टू ब्लॉक्ड, अगेन रनिंग से ब्लॉक में कैसे जाएगी? प्रोसेस इनिशिएट्स आईओ एग्जीक्यूशन पॉजेस, ठीक है. कोई आईओ ऑपरेशन एग्जीक्यूट करती है, बेसिकली कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो डायरेक्टली रिलेटेड टू सीपीयू नहीं है. तो अब जब तक वो अनरिलेटेड ऑपरेशन डज नॉट कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, there is no point for you to get back to the CPU because you won't get a chance to run. ठीक है. सो ये होता है रनिंग टू ब्लॉक स्टेट ट्रांजिशन. ब्लॉक टू रेडी कब आते हो आप? वेल यू कम फ्रॉम ब्लॉक स्टेट टू रेडी स्टेट वंस आपका क्या नाम है, हाँ, जो भी ब्लॉकिंग इवेंट था वो रिजॉल्व हो जाता है, राइट. जिस भी वजह से आप ब्लॉक हुए थे वो मसला हल हो जाता है, तो आप ब्लॉक से दोबारा रेडी में आ जाते हो. अच्छा, लास्ट ट्रांजिशन है रेडी टू ब्लॉक्ड की. वेल रेडी टू ब्लॉक्ड की ट्रांजिशन जो होती है वो पॉसिबल ही नहीं होती. क्यों? फॉर समथिंग टू बी ब्लॉक्ड इट नीड्स टू फर्स्ट रन so that it can initiate an IO operation, and then that IO operation will block it for sure. So let me give you a real life example. ये print वाली example तो दे दी थी. Let me give you a real life example to understand this. So if you ever go to Joyland, right, तो एक जगह होती है जहाँ सबसे लंबा रश होता है. उस जगह का नाम होता है डॉजिंग कार्स. सो आई टेक द एग्जांपल ऑफ डॉजिंग कार्स. आप जाते हो डॉजिंग कार्स पे बैठ के लिए, तो आप क्या करते हो? आप सबसे पहले एक लंबी सी लाइन पे लगते हो, ठीक है. आप सबसे पहले एक लंबी सी लाइन में लगते हो. अब जब आप उस लाइन में लगे हो ना, तो आप क्या हो? आप रेडी हो टू एक्चुअली enjoy the dodging cars, but you're not running because you're not actively on the dodging cars. फिर जैसे ही आपकी बारी आ जाती है तो आप रनिंग स्टेट में आ जाते हो. नाउ यूर ऑन द डॉजिंग कार्स. अब अगर डॉजिंग कार्स पे आपका एक्सीडेंट हो जाए और आपकी टांग टूट जाए, तो आप ब्लॉक स्टेट में चले जाओगे, राइट, बिकॉज नाउ यू कांट राइड द कार अगेन क्योंकि आपकी टांग टूट गई है. बट जब 6 महीने बाद आपकी टांग ठीक हो जाएगी, तो वो आपको ये तो नहीं कहेंगे ना, ओ सर क्योंकि आपकी 6 महीने पहले गाड़ी पे टांग टूटी थी तो आप डायरेक्ट दोबारा गाड़ी में आ जाए. वो आपको कहेंगे जाओ बेटा लाइन में लगो दोबारा. तो आप ब्लॉक से दोबारा रेडी स्टेट में चले जाओगे, ठीक है. और जब तक आप लाइन में हो आपकी कभी टांग नहीं टूट सकती, तो इसीलिए आप रेडी स्टेट से कभी ब्लॉक स्टेट में नहीं जा सकते. टांग तुड़वाने के लिए जरूरी है कि आप दोबारा गाड़ी में जाएं. सो यू नीड टू गो फ्रॉम रेडी टू रनिंग टू गेट टू ब्लॉक स्टेट. So to understand, to compare different scheduling algorithms,
वी नीड अ मेट्रिक टू कंपेयर ऑल ऑफ देम अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। वी नीड अ मेट्रिक जिसके थ्रू हम इन सारे एल्गोरिदम्स को एक दूसरे से कंपेयर कर सकें, ऐसे ही है गाइस। सो इस मेट्रिक का नाम है टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। सो द परफॉर्मेंस मेट्रिक दैट वी आर गोइंग टू यूज इज नोन एज टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? सो टर्न अराउंड टाइम इज द टाइम एट विच द जॉब कंप्लीट्स माइनस द टाइम एट विच द जॉब अराइव्स, ठीक है। सो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? टाइम ऑफ कंप्लीशन माइनस टाइम ऑफ अराइवल। सो बेसिकली एक जॉब आपके पास सपोज 5 सेकेंड्स पे आई है और 20 सेकेंड्स पे कंप्लीट हो गई है, तो इसका टर्न अराउंड टाइम क्या है? 15 सेकेंड्स, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम क्लियर है सबको? और आपका गोल क्या है? आपका गोल क्या है? आपका गोल ये है कि हर वर्कलोड को फेयरली ट्रीट करना है आपने, ठीक है। यू नीड टू ट्रीट ईच वर्कलोड फेयरली। सो लेट्स स्टार्ट विद द फाइफो एल्गोरिथम, ठीक है, द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम। सो ये एल्गोरिथम क्या कहता है? इट सेज दैट ईच जॉब शुड रन फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। सो गौर से सुनिएगा, ठीक है। अब फाइफो एल्गोरिथम जब हम रन करते हैं ना, तो वी गो अहेड विथ 5 assumptions, ठीक है। हम 5 assumptions हैं जिनके थ्रू हम फाइफो को जस्टिफाई करते हैं। अच्छा, अब ये assumptions जो है ये ऑब्वियसली गलत है। ये assumptions जो है ये ऑब्वियसली गलत है, राइट। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर इमेजिनिंग एन आइडियल केस सिनेरियो, ठीक है। सो वो आइडियल केस सिनेरियो क्या है? वो कहते हैं ईच जॉब रन्स फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब आपके सीपीयू पर जितनी भी जॉब्स आनी है उनको चलने में एक जितना वक्त लगता है। वी नो दैट्स नॉट ट्रू, बट दैट्स द assumption that we're taking. All jobs arrive at the same time. Again, हमें पता है ये बात सच नहीं है, but this is an assumption that we're taking, ठीक है। All jobs arrive at the same time. Each job runs to completion, ठीक है। Each job runs to completion मतलब हर जॉब जब शुरू होती है तो वो एंड तक चलती है। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है कि all these jobs will only use the CPU, कोई आईओ ऑपरेशन नहीं करेंगी ये जॉब्स, ठीक है। कोई ब्लॉक स्टेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास। एंड लास्टली द रन टाइम ऑफ ईच जॉब इज नोन अगेन। ये assumptions जो है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है एक्सप्लिसिटली, बट दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर तो ये 5 assumptions हमारे पास ट्रू हो ना किसी भी टास्क के लिए, तो वी कैन सिंपली यूज द फाइफो एल्गोरिथम, द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो जॉब पहले आएगी उसको तब चला लो। मोर और लेस सेम टाइम पे आ रही है, राइट। बट ऑब्वियसली थोड़ा सा मिली सेकेंड बेसिस पे आप जाकर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि अच्छा ये 0.01 मिली सेकेंड पहले है, ये 0.01 मिली सेकेंड बाद है। सो वी सी दैट 3 जॉब्स अराइव एट ऑलमोस्ट द सेम टाइम और उनका अराइवल टाइम क्या है? t = 0, ठीक है। उनका अराइवल टाइम क्या है? t = 0। हम कहते हैं हमें पता है कि हर जॉब ने 10 सेकंड के लिए चलना है। हर जॉब ने 10 सेकंड के लिए चलना है, सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए चलना है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू से अच्छा पहले जॉब ए चला दो, फिर बी चला दो, फिर सी चला दो, ठीक है। तो अब हुआ क्या? Let's look at our average turnaround time. So now let's calculate our average turnaround time. ठीक है। So turnaround time क्या था? Time of arrival time of completion minus time of arrival, right? So turnaround time for A क्या था? So A का time of completion था 10 seconds, time of arrival था 0 seconds. तो फाइनल आंसर आ गया 10। B के लिए कैलकुलेट कर देते हैं। बी का टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या है? 20 सेकेंड्स। टाइम ऑफ अराइवल क्या था? अगेन 0 सेकेंड्स। तो बी का आ गया 20। इसी तरह सी का क्या था? सी का टाइम ऑफ कंप्लीशन है 30 सेकेंड्स, टाइम ऑफ अराइवल था 0 सेकेंड्स, तो सी का आ गया 30, राइट। सो एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? एड ऑल थ्री डिवाइडेड बाई थ्री। तो आपके पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ गया 20 सेकेंड्स, ठीक है। आपके पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ गया 20 सेकेंड्स। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम फॉर फाइफो? ठीक है। सो फाइफो कैन इंट्रोड्यूस द कॉन्वे इफेक्ट, जो बेसिकली क्या होता है? बेसिकली द कॉन्वे इफेक्ट स्टेट्स दैट एज सुन एज यू रिलैक्स योर फर्स्ट assumption, ठीक है। वो जो assumptions थी उनमें से अगर हम पहली assumption रिलैक्स कर दें, जो क्या थी? द फर्स्ट assumption was कि each job runs for the same amount of time, right? अगर हम इस assumption को रिलैक्स कर दें, क्योंकि इन रियल लाइफ आपको पता है कि नॉट ईच जॉब विल
रन फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। तो क्या होगा? तो होगा कुछ यूं कि सपोज अब आपकी जो पहली जॉब थी वो 100 सेकंड की आ गई, ठीक है, वो पहले स्केड्यूल हो गई। तो अब पहली जॉब को कंप्लीट होने में कितना लगे? 100 सेकंड, राइट। इसका टर्न अराउंड टाइम क्या था? इसका टर्न अराउंड टाइम था 100 - 0 = 100 सेकेंड्स। बी का टर्न अराउंड टाइम क्या था? बी कंप्लीट कब हो रही है? 110 सेकंड पे। बी आई कब थी? 0 सेकंड्स पे। देयरफॉर बी का टर्न अराउंड टाइम बन गया 110 सेकेंड्स। सी को ले लें, 120 पे कंप्लीट हो रही है, आई कब थी? 0 पे, तो सी का बन गया 120 सेकेंड। तो अब आपका टर्न अराउंड टाइम एवरेज क्या बन रहा है? 110 सेकेंड्स, विच मीन्स इवन द टास्क विच वर टेकिंग 10 seconds are now taking 110 seconds on average. So this is bad, right? This is bad. Clearly you can tell this is bad. So how do I fix this? हल ये है कि यार देखो, लंबा टास्क आपको तंग कर रहे हैं ना, तो put the shortest tasks first. Just put the shortest tasks first, man. So easy, right? It's like literally so common sense. अब शॉर्टर टास्क को पहले ले आओगे तो क्या होगा? देखो, अब आपके टास्क बी का टर्न अराउंड टाइम क्या हो गया? 10 सेकेंड। टास्क सी का क्या हो गया? 20 सेकेंड। और टास्क ए का सिर्फ 120 सेकेंड होगा ना, तो 100 सेकेंड तो उसको वैसे ही लगने थे। तो आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम ड्रॉप्स डाउन टू 50 सेकेंड्स, राइट। अब 110 से हम सीधा ले आए हैं 50 सेकेंड्स पे, राइट। बट अब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि दिस इज नॉट ट्रू। ऑल जॉब्स डू नॉट अराइव एट द सेम टाइम। तो जैसे ही हम इस अजम्पशन को रिलैक्स करते हैं कि ऑल जॉब्स अराइव एट द सेम टाइम, वी से नो, ऑल जॉब्स डू नॉट अराइव एट द सेम टाइम। तो अब क्या होगा? अब अगेन सोचे, ए पहले आ गई, राइट। ए पहले आ गई एंड देन बी एंड सी कम लेटर। तो क्या होगा? ए पहले आ गई तो उसको आपको पहले स्केड्यूल करना ही पड़ेगा, क्योंकि एट दैट टाइम द शॉर्टेस्ट जॉब दैट यू हैव इज ए। इवन दो बी एंड सी कम्स लाइक लिटरली 10 सेकंड बाद आ जाते हैं, राइट। सो यहाँ पर टाइम इज इक्वल्स टू 10 था। बट अब ए स्केड्यूल हो गई है तो यू नीड टू रन ए टिल कंप्लीशन। तो अब ये अगेन मसला हो गया, राइट। अब क्या हो रहा है कि अब बी का टर्न अराउंड टाइम क्या है? बी का टर्न अराउंड टाइम श्योर थोड़ा कम है, राइट, बिकॉज इट्स नाउ व्हाट, इसका टाइम ऑफ कंप्लीशन इज स्टिल 110, टाइम ऑफ अराइवल वाज 100। तो बी का टर्न अराउंड टाइम हो गया 100। एंड सिमिलरली सी के साथ क्या हुआ? 120 - 10, तो ये हो गया 110, ठीक है। सो नाउ सी का टर्न अराउंड टाइम क्या आ गया? 110। बी का टर्न अराउंड टाइम क्या हो गया? 100। एंड ए का 0 to 100 was 100। therefore now your average turnaround time is again up to 103, ठीक है। नाउ योर एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्लाइम्स अप टू 103 सेकेंड्स अगेन, विच इज वंस अगेन बैड, राइट। सो अब हमने क्या किया? अब हमने अपनी जिंदगी थोड़ी ज्यादा चेंज कर ली। हमने बोला लेट्स डू शॉर्टेस्ट टाइम टू कंप्लीशन फर्स्ट। मैं रिलैक्स कर देता हूँ ये भी रिक्वायरमेंट के ईच जॉब विल रन टू कंप्लीशन, ठीक है। तो आई गेट शॉर्टेस्ट जॉब टू कंप्लीशन फर्स्ट। अब ये क्या करता है? एट एनी गिवन टाइम इट सीज कि अच्छा कौन सी जॉब ऐसी है जिसका रिमेनिंग टाइम सबसे कम है। सो जब बी एंड सी विल अराइव एट टाइम 10 सेकेंड्स, वो देखेगा कि अच्छा ए को कंप्लीट करने के लिए आई स्टिल नीड 90 seconds ऑफ प्रोसेसिंग, बट बी विल ओनली कंप्लीट इन 10 seconds, तो व्हाई नॉट आई कंप्लीट बी फर्स्ट, and then again C will only need 10 seconds, whereas A would need 90 seconds. So why not I complete C first and then move on to A? So now your average turnaround time drops down to 50 seconds again. Because देखिए, A को कंप्लीट होने में कितनी देर लगी? 0 पे आया, 120 पे कंप्लीट हुआ। A का टर्न अराउंड टाइम क्या था? 120, ठीक है। बी 10 पे आया और 20 पे कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने देखा बी को कंप्लीट होने में सिर्फ 10 सेकंड चाहिए, मैं पहले बी को स्केड्यूल कर देता हूँ। तो बी का टर्न अराउंड टाइम वाज जस्ट 10 seconds। इसी तरह सी का टर्न अराउंड टाइम वाज जस्ट 20 seconds। तो नाउ योर एवरेज टर्न अराउंड टाइम ड्रॉप्स डाउन टू 50 seconds अगेन। सो अभी तक हमने लास्ट दो के अलावा सारी assumptions जो हैं वो रिलैक्स कर ली हैं, राइट। एंड वी लर्नड व्हाट के शॉर्टेस्ट टाइम टू कंप्लीशन फर्स्ट जो है दैट इज द बेस्ट सो फार, राइट।
That is the best so far. So it was actually the algorithm that was used in the computers in back in 60s and 70s, right? 60s और 70s में आप यही algorithm यूज करते थे। अच्छा, बट अब हुआ क्या कि बेसिकली एज कंप्यूटर्स इवॉल्व्ड यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स इवॉल्व हो गई, ठीक है। नाउ यूजर्स स्टार्टेड रिक्वायरिंग इंटरैक्टिव परफॉर्मेंस, ठीक है। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, शॉर्टेस्ट टाइम टू कंप्लीशन की, राइट, कि पूरा टास्क जो है वो कंप्लीट कितनी देर में होता है। सो यू सी हाउ ओवर हियर सी हैड टू वेट फॉर 10 seconds, राइट। सी हैड टू वेट फॉर 10 seconds to complete, to even start execution, and then, like, another 10 seconds to complete. अब यूजर्स को कंप्लीशन से ज्यादा ताल्लुक डेवलप होना शुरू हो गया रिस्पॉन्सिवनेस से। So now we introduce a new metric, which again is not a part of your syllabus, but really helps understand how things work. The response time metric, ठीक है? Well, you kind of do need to know response time, so let's just keep this because that helps you justify it, ठीक है? So response time क्या है? Response time is the time from when the job arrives to the time when it is first scheduled. मतलब जॉब के आने से लेके उसको बारी मिलने तक का वक्त, ठीक है। जॉब के आने से लेके उसको बारी मिलने तक का वक्त, ठीक है। सो यू कैन क्लियरली सी के शॉर्टेस्ट टाइम टू कंप्लीशन फर्स्ट अगर हम यूटिलाइज करें तो सी के केस में हमें 10 सेकंड वेट करना पड़ेगा, राइट। सी के केस में हमें 10 सेकंड वेट करना पड़ेगा फॉर इट टू रन फर्स्ट। सो अब हमारी प्रायोरिटी क्या होगी कि किसी भी जॉब को आप चला जल्दी से दो बस, ठीक है। तो इन कम्स राउंड रॉबिन स्केजुलिंग, ठीक है। इन कम्स राउंड रॉबिन स्केजुलिंग। राउंड रॉबिन क्या करती है? नाउ राउंड रॉबिन इज बेसिकली द प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग दैट वी बीन स्टडीइंग अबाउट फॉर सो लॉन्ग, ठीक है। इट रन्स द जॉब फॉर अ टाइम स्लाइस एंड देन स्विचेस टू द नेक्स्ट जॉब इन द रन क्यू, ठीक है, until all jobs are finished. सो राउंड रॉबिन क्या करती है? बारी 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 सारी जॉब्स को रन करती है। सो इससे क्या होता है कि क्योंकि आप थोड़ी सी देर के लिए हर जॉब को रन करते हो तो आपका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो लोअर हो जाता है, राइट। बिकॉज रिस्पॉन्स टाइम क्या था अगेन? टाइम ऑफ फर्स्ट रन माइनस टाइम ऑफ अराइवल। तो फर्स्ट रन तो आप जल्दी कर लोगे ना एक जॉब को, आप उस जॉब को थोड़ी सी देर के लिए तो चला लोगे। सो ओके, ओके, हाँ, ओके। सो नाउ लेट्स लुक एट एन एग्जांपल ऑफ राउंड रॉबिन, ठीक है। सो इफ वी डोंट डू राउंड रॉबिन तो वी सी के हाउ आपका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो क्या होता है? 5 सेकेंड्स, राइट। 5 5 सेकेंड्स की तीन जॉब थी। सो 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, शॉर्टेस्ट टू कंप्लीशन फर्स्ट कर लो या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर लो, आइदर वे आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या बनता है? 5 सेकेंड्स। राउंड रॉबिन में आप क्या करते हो? आप हर जॉब को एक एक सेकंड के लिए चलाते हो, ठीक है। So, अब क्या हुआ? आपने हर जॉब को एक एक सेकंड के टाइम स्लाइस के लिए चलाया। सो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। सो नाउ योर रिस्पॉन्स टाइम ड्रॉप्स डाउन फ्रॉम 5 seconds to just 1 second. Now your response time drops down for 5 seconds to just 1 second. एवरेज रिस्पॉन्स टाइम कौन सा? ये वाला देखो ना, टाइम ऑफ फर्स्ट रन माइनस टाइम ऑफ अराइवल। सो जीरो, टास्क ए का टाइम ऑफ अराइवल जीरो था और टाइम ऑफ फर्स्ट रन भी जीरो था, तो ये जीरो आ गया। टास्क बी का टाइम ऑफ फर्स्ट रन 1 सेकंड था, टाइम ऑफ अराइवल जीरो था, तो 1 आ गया। टास्क सी का टाइम ऑफ फर्स्ट रन 2 सेकंड था, टाइम ऑफ अराइवल जीरो था, तो 2 आ गया। So therefore you have an average response time of 1 second. So the time slice length is very important. ठीक है, you need to understand the time slice length का trade-off. If you have a very short time slice, if you have a very short time slice, तो आपका response time बेहतर हो जाएगा, right? Suppose आपका time slice 0.001 सेकेंड था, तो obviously आपका response time बेहतर हो जाएगा। बट अब इसका कौन क्या है? इसका कौन ये है कि द कॉस्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग विल डोमिनेट ओवरऑल परफॉर्मेंस, राइट। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है? एक टास्क से दूसरे टास्क में स्विच करना, राइट। एक टास्क से दूसरे टास्क में स्विच करना। नाउ दैट विल बी डोमिनेटिंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप टाइम स्लाइस लंबा करें तो आपका रिस्पॉन्स टाइम बुरा हो जाएगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की जो कॉस्ट है वो इतनी incur नहीं होगी, लाइक वो एमोटाइज। एमोटाइज का मतलब होता है कि बेसिकली राइट ऑफ हो जाएगी कि आप एक टास्क इतनी देर तक चला रहे हो
कि स्विचिंग बिटवीन टास्क की जो कॉस्ट है वो आपको महसूस नहीं होगी। ठीक है, सो डिसाइडिंग ऑन द लेंथ ऑफ टाइम स्लाइस प्रेजेंट्स अ ट्रेड ऑफ टू अ सिस्टम डिजाइनर। अब इंटरप्ट हैंडलिंग क्या होता है? सो इंटरप्ट हैंडलिंग is how your operating system handles interrupts. Interrupts क्या होते हैं? These are signals that are sent to the operating system from the hardware. ठीक है, और समटाइम्स इवन द सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली क्या होती हैं? वो वाले एसओएस सिग्नल्स होते हैं कि आई नीड immediate help या attention, इस तरह के सिग्नल्स होते हैं, राइट? सो द सीपीयू विल कॉन्स्टेंटली बी ऑन द लुक आउट फॉर इंटरप्ट्स, बिकॉज ऑब्वियसली अगर कोई इंटरप्ट आ रहा है इसका मतलब क्या है? कोई मसला हो गया, राइट? प्रिंटर का कागज खत्म हो गया है, कोई सॉफ्टवेयर गलत डिवीजन कर रहा है, इस तरह का कुछ हो रहा है, राइट? सो इट विल, जैसे ही कोई इंटरप्ट आएगा इट विल स्विच टू द कर्नल मोड टू हैंडल देम। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स वी जस्ट टॉक्ड अबाउट देम। डिवाइस इंटरप्ट्स होते हैं, एक्सेप्शंस होती हैं, एंड ट्रैप्स होते हैं। ट्रैप्स, डिवाइस इंटरप्ट और एक्सेप्शंस की तो हम बात कर चुके हैं। ट्रैप्स आर आल्सो नोन एज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। ये क्या होते हैं? ये होते हैं कि अच्छा, अगर कोई डिस्क एक्सेस चाहिए किसी प्रोसेस को, इस तरह की कोई चीज, तो बेसिकली यू हैव इन योर लाइफ समथिंग नोन एज इंटरप्ट प्रायोरिटी लेवल्स। सही है? सो यू हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रायोरिटीज फॉर इंटरप्ट्स, ठीक है? एंड नेचुरली अगर दो इंटरप्ट एट द सेम टाइम आए तो जो हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट है उसको आप प्रेसिडेंस देंगे ओवर लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट्स। And here are some examples which मतलब obviously you don't need to memorize these, but you know these are just some examples कि अच्छा, फलाने नंबर का मतलब फलाना इंटरप्ट, फलाने नंबर का मतलब फलाना इंटरप्ट, so on and so forth। अच्छा, अब होता क्या है कि what is your interrupt handling routine? So the interrupt handling routine outlines the series of steps that you take in order to deal with an interrupt. So ये रूटीन शुरू कैसे होती है? सबसे पहले ऑब्वियसली क्या होगा? इंटरप्ट आएगा, ठीक है? जैसे इंटरप्ट आएगा तो सीपीयू क्या करेगा? सीपीयू टेम्परेरली बाकी सारे इंटरप्ट्स को डिसेबल कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर इंटरप्ट पे इंटरप्ट पे इंटरप्ट आई जाए ना, तो देयर इज दिस रिस्क कि आपका सीपीयू फंस जाएगा इन चेन ऑफ इंटरप्ट्स, राइट? सो वो क्या करेगा? वो कहेगा अच्छा, अब मैं इस इंटरप्ट को डील करने लगा हूं। एट द सेम टाइम अगर दो इंटरप्ट आएंगे तो वो हायर प्रायोरिटी को पिक कर लेगा। वरना जैसे वो इंटरप्ट आएगा वो कहेगा अच्छा, अब बाकी सब चुप कर जाओ, किसी का मसला है भी तो मेरे पास नहीं, मैं अब इस इंटरप्ट को डील करने लगा। अब वो करेगा क्या? सबसे पहले आपकी जो करंट प्रोसेस की स्टेट है ना, जो भी प्रोसेस आपका सीपीयू अभी एग्जीक्यूट कर रहा है उसके सारे डिफरेंट रजिस्टर्स को उठाकर वो कर्नल स्टैक पे सेव कर लेगा। ठीक है, सो द कर्नल स्टैक इज काइंड ऑफ लाइक अ बैकअप फॉर योर करंट प्रोसेसेस। अच्छा, अब आपकी सारी करंट प्रोसेसेस जो है वो सेव हो गई। तो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि अच्छा, ये इंटरप्ट कौन सा आया है, कहाँ से आया है, क्यों? देखिए, अब आपका सीपीयू वेला हो गया ना, जो करंटली काम कर रहा था उस सारे काम को उठा के आपने एक साइड में शेल्फ पे रख दिया कि अच्छा, आई डील विद दिस लेटर, अभी मुझे इंटरप्ट डील करना है। तो नाउ यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग कि अच्छा, ये इंटरप्ट कहाँ से आया है, किस किस्म का इंटरप्ट है। ठीक है, मैंने देख लिया अच्छा यार, ये फलाना इंटरप्ट है कि इसकी प्रायोरिटी इतनी हाई है कि मैं इसको अभी फौरन डील करूं। मैंने डिटरमिन कर लिया, यस, आई एम गोइंग टू डील विद दिस इंटरप्ट एसएप। अब क्या होगा? नाउ यू विल फाइंड, नाउ यू विल गो टू द इंटरप्ट डिस्पैच टेबल। तो द इंटरप्ट डिस्पैच टेबल क्या है? बेसिकली सिंस यू हैव अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरप्ट्स, राइट? 0 से 31 तक आपके पास यूजुअली 31 इंटरप्ट टाइप्स होती है, राइट? सो इन 31 के 31 इंटरप्ट टाइप्स के अगेंस्ट आपने एग्जैक्टली लिखा होता है कि अच्छा, अगर ये इंटरप्ट आए तो मैं ये एक्शंस करूंगा, अगर मैं ये इंटरप्ट आए तो मैं ये एक्शंस करूंगा। सो अगेंस्ट ईच इंटरप्ट व्हाट यू हैव इज एन इंटरप्ट सर्विस रूटीन, कि अगर मेरे पास ये इंटरप्ट आए तो मैं ये एक्शंस परफॉर्म करूंगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? अब आपने जो एक्शंस परफॉर्म करने थे आप वो एक्शंस परफॉर्म कर लेंगे। वंस यू डू दैट, आपकी इंटरप्ट सर्विस रूटीन कंप्लीट हो गई, राइट? यू कंप्लीटली सर्विस द इंटरप्ट। सो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, अच्छा, अब इंटरप्ट का काम खत्म हो गया। नाउ यू आर गोइंग टू गो बैक टू वो जो शेल्फ पे आपने अपना बेसिकली कर्नल स्टैक में जो आपने स्टेट ऑफ रजिस्टर्स प्रिजर्व की थी, वो उठाकर आप दोबारा ले आएंगे सीपीयू पे, एंड देन यू विल कंटिन्यू एग्जीक्यूशन एज यूजुअल। ठीक है, एंड नाउ यू हैव री-enabled interrupts, मतलब नाउ यू आर रेडी टू लिसन टू अदर इंटरप्ट्स। अच्छा, द इंटरप्ट डिस्पैच टेबल, ओके, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ओके, सो दिस कंटेन्स actions to perform when different interrupts are received. So this is like a interrupt handbook, ठीक है? This is like
interrupt handbook. Okay. Yeah, basically yes, when interrupts here. Now let's get to the memory management. Memory management. So memory management is a very important task that your operating system performs. Okay? So when we're talking about memory management, we're basically talking about our main memory. See, we're talking about our main memory. Okay? So memory management में होता क्या है कि your CPU ensures efficient use of the main memory by deciding which process should be loaded और कौन सी प्रोसेस को वहां स्टोर करना है, क्या करना है, ठीक है। जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होती है उसके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाती है, कोई प्रोसेस खत्म होती है तो उसकी मेमोरी डी एलोकेट हो जाती है, उसको मेमोरी से ठुड्डा मार के निकाल दिया जाता है कि बस तुम्हारा काम खत्म हो गया, ठीक है। And our goal is to prevent fragmentation and maximize performance. Does everyone know what fragmentation is? So just as a quick reminder, fragmentation is when you have space in between, ठीक है। सो काइंड ऑफ लाइक आपके पास सपोज ये एक मेमोरी पीस था, ये एक पीस था, एंड देन ये एक पीस था। अब हुआ क्या कि ये पीस जो था ये यूजर ने डिलीट कर दिया, अब आपके पास ये दो पीसेस बच गए। अब जो तीसरा पीस आया ना उसका साइज था ये, ठीक है। सो दैट मीन्स कि दिस पीस विल नॉट फिट इन ओवर हेयर, राइट। देयरफॉर आपको यहां पर लेके जाना पड़ेगा। सो अब क्या हुआ, अब आपकी मेमोरी फ्रैगमेंट हो गई, राइट। देयर इज अ फ्रैगमेंट ऑफ फ्री स्पेस इन बिटवीन जो आप यूज नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट फ्रैगमेंटेशन मीन्स। यू स्टडीड दिस बिफोर, दिस इज जस्ट अ क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट फ्रैगमेंटेशन इज। अच्छा, सो उसके लिए फर्स्ट लेट्स लुक एट एलोकेशन स्ट्रेटजीज, ठीक है। सो द फर्स्ट एलोकेशन स्ट्रेटजी इज कि आप कंटिगुअस एलोकेशन करें, सारी मेमोरी एक ही लोकेशन एप्लीकेशन को दे दें। इसमें ऑब्वियसली मसला ये है कि अगर वो एप्लीकेशन सारी मेमोरी ना यूज करे तो यू जस्ट वेस्टिंग योर मेमोरी। देन कम्स पेजिंग। पेजिंग इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन लाइफ, ठीक है। पेजिंग is what happens in life. So how does paging work? Well, okay. So paging की हम एक एनालॉजी अपने साथ रखेंगे अभी कुछ देर बाद. So I'll talk about that once we get it. ठीक है. So basically memory is split into fixed size blocks. ठीक है. आप क्या करते हैं, आप अपनी मेमोरी को लेते हैं और उसको स्प्लिट कर देते हैं इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स। अच्छा, सो नाउ यू कैन काइंड ऑफ थिंक ऑफ इट एज ड्रॉर्स, ठीक है। You can think of it like drawers. एक मिनट रुकिए। So basically, you know how you have drawers, right? Now, if your drawers are well made, if your drawers are well made, so what can happen is कि आप एक ड्रॉर की जगह दूसरा ड्रॉर भी ला के लगा सकते हैं, राइट। आइडियली तो यही होना चाहिए ना कि आपके ड्रॉर्स जो है इंटरचेंजेबल है। Now, for those of you who've had the experience of assembling furniture and especially reassembling furniture, so they would know कि नीचे वाला दराज ऊपर लगाए तो वो फंस जाता है सारा कुछ, right? That's because you know wear and tear and age and whatnot. That doesn't happen in the computer. So computer में basically आपके पास fixed size, इसको जिसको हम बोलते हैं ना hot swappable. So if someone knows what hot swappable means, so these are like hot swappable blocks, right? एक की जगह दूसरा लगा दो, दूसरी की जगह तीसरा लगा दो, फिक्स साइज में डिवाइड हो जाती है। सो अब आप करते क्या है, नाउ यू हैव टू काइंड्स ऑफ मेमोरीज, राइट। You have your logical memory and you have your physical memory. So first let's see logical और physical memory में फर्क क्या होता है। So the logical memory is the memory view which is seen by programs, ठीक है, and also the programmers. So logical memory जो होती है ना, that is something that the CPU generates, ठीक है, that is something that the CPU generates to give the illusion of a continuous memory block, right? So the CPU gives you the illusion कि अच्छा आपकी जितनी मेमोरी है ना वो यू कंटिन्यूस है, राइट। सो यू हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह मेमोरी ब्लॉक्स हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो आपकी एक्चुअल फिजिकल मेमोरी होती है, द एक्चुअल रैम ऑन योर कंप्यूटर, वो एक्चुअली इस तरह कंटिग्युअस नहीं होती, ठीक है। दिस मे बी फ्रेगमेंटेड, मतलब हो सकता है कि एक्चुअल रैम में आपके पास 85 86 87 के बाद सीधा 101 102 103 इस तरह करके लोकेशन हो, राइट। सो योर एक्चुअल रैम मे बी फ्रेगमेंटेड बट आपका सीपीयू क्या करता है, इट गिव्स यू द इल्यूजन कि इट्स एक्चुअली जस्ट अ कॉन्टिन्यूस चंक ऑफ मेमोरी। हर प्रोग्राम को लगता है कि उसके पास एक कॉन्टिन्यूस चंक ऑफ मेमोरी है, ठीक है। सो दैट द प्रोग्राम्स डोंट हैव टू काइंड ऑफ डू द मेंटल अरिथमेटिक, अच्छा मुझे यहां से छलांग मार के वहां जाना है, वहां से छलांग मार के यहाँ आना है। वाई? बिकॉज आपके प्रोग्राम्स को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ताकि मेहनत आपका बेचारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू डू इज आप अपनी लॉजिकल मेमोरी को
पेजेस में डिवाइड करते हैं और आप अपनी फिजिकल मेमोरी को फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो लॉजिकल मेमोरी पेजेस में डिवाइड होती है, फिजिकल मेमोरी फ्रेम्स में डिवाइड होती है। दीज आर जस्ट टू सेपरेट नेम्स, ठीक है, दीज आर टू सेपरेट नेम्स फॉर द ब्लॉक्स। अब होता क्या है कि यू डिवाइड ईच प्रोसेस इनटू पेजेस, बिकॉज अगेन प्रोसेस कहाँ पर होती है, आपकी लॉजिकल मेमोरी में, बट उसको जब आपने फिजिकल मेमोरी में स्टोर करना होता है तो यू लोड इट इनटू ऑल द अवेलेबल फ्रेम्स। बेसिकली पेज और फ्रेम का साइज सेम ही होता है, राइट? पेज एंड फ्रेम बोथ हैव द सेम साइज। एक बस लॉजिकल टर्म्स में बात कर रहा है और एक बात कर रहा है फिजिकल टर्म्स में। सो यू कैन काइंड ऑफ थिंक ऑफ इट एज, नहीं आ रही कोई अच्छी एनालॉजी, क्या चीज, हाँ चलो कोई एनालॉजी नहीं आ रही है अभी फिलहाल। सो लेट्स जस्ट गो विद दिस एज इट इज, ठीक है। So you have each process which is divided into pages, and then those pages are fit into frames. So it's kind of like कि जो पेजेस होते हैं ये वो दराज होते हैं, और ये फ्रेम्स वो बेड साइड टेबल होते हैं जिसके अंदर आपने दराज लगाने होते हैं। ये पेजेस जो होते हैं वो आपके लॉजिकल लेवल पे होते हैं। पेजेस बेसिकली आर लाइक, ओके, डू यू गाइस रिमेम्बर वीएम्स, वर्चुअल मशीन्स, याद है आप लोगों को? वर्चुअल मशीन्स में क्या होता था कि आपका एक्चुअल हार्डवेयर जो था वो एब्स्ट्रैक्ट वे हो जाता था इनटू वर्चुअल हार्डवेयर, जिसको आपका हो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज करते थे, राइट? So that is kind of like how pages and frames work. So you also have something known as a page table. अच्छा, अब पेज टेबल क्या करता है? पेज टेबल एक्चुअली मैप्स टू टेल यू कि अच्छा ये जो पेज था ये फिजिकल एड्रेस में कहाँ पड़ा है, राइट? सो हम यहाँ पर बना लेते हैं, सपोज आपके पास ये 4 पेजेस हैं, ठीक है, एंड फिलहाल के लिए सपोज आपके पास 4 ही फ्रेम्स हैं, राइट? अब जो आपके पेजेस होंगे ना वो नंबर्ड होंगे 1 2 3 4, राइट, बिकॉज वो लॉजिकल मेमोरी में है, ठीक है। फ्रेम्स क्योंकि फिजिकल मेमोरी में है, तो हो सकता है पहला फ्रेम 1 ही हो, दूसरा फ्रेम 35 हो। क्यों? क्योंकि बीच वाले फ्रेम्स में एक्चुअली कुछ और स्टोर्ड है। सो बीच वाले फ्रेम्स, फ्रेम नंबर 2 to 34 आर नॉट करंटली अवेलेबल, ठीक है। एंड देन हो सकता है अगला 36 ही हो, एंड अगला जो है वो 75 हो, क्योंकि फ्रेम नंबर 37 to 74 आर अगेन नॉट अवेलेबल, राइट? डज इट मेक सेंस नाउ? सी ये बेसिकली टू काइंड्स ऑफ एड्रेसिंग है, ठीक है, दीज आर टू लेवल्स ऑफ एड्रेसिंग। सो आप जब आपका प्रोग्राम डील कर रहा होता है ना, आपका प्रोग्राम कहते हैं कि अच्छा मुझे पेज नंबर, यार वन नोट इज ग्लिचिंग, नहीं ऐसा, ओके। सो आपका प्रोग्राम कहते हैं कि मुझे पेज नंबर 2 से डेटा चाहिए, ठीक है। सो प्रोग्राम विल से आई नीड डेटा फ्रॉम पेज नंबर 2। यू विल गो टू द पेज टेबल एंड सी कि अच्छा पेज नंबर 2 जो है वो एक्चुअली फिजिकल एड्रेस किस पे स्टोर्ड है। सो फिजिकल एड्रेस होगा 35, तो आप क्या करोगे, आप एक्चुअली फिजिकल एड्रेस फ्रेम नंबर 35 से डेटा उठाकर प्रोग्राम को रिटर्न कर दोगे। प्रोग्राम ने अपने जेन में कहां से डेटा लिया, पेज नंबर 2 से। अब वो आपको पता है कि आपने नीचे जाके फ्रेम नंबर 35 से डेटा उठा के प्रोग्राम को रिटर्न किया है। सो प्रोग्राम की जिंदगी आसान हो गई। ये बीच वाला काम कौन कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। सो पेज टेबल के अंदर आप टाइम ऑफ एंट्री भी स्टोर करते हैं, ठीक है, आप टाइम ऑफ एंट्री भी स्टोर करते हैं कि ये पेज किस टाइम पे एंटर हुआ, एंड डिफरेंट फ्लैग्स भी स्टोर करते हैं कि अच्छा ये यूज हुआ, लास्ट यूज कब हुआ, एंड स्टफ लाइक दैट। सो दीज आर ऑल यूज्ड फॉर व्हेन यू आर यूजिंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स, वील गेट टू देम लेटर, ठीक है। अच्छा, अब पेजिंग का ड्रॉबैक क्या है? सो पेजिंग का ड्रॉबैक होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है, अब ये फिक्स्ड साइज ड्रॉर्स है ना। सो सपोज आपने कहा कि आपका जो पेज साइज है ना वो पेज इज इक्वल्स टू आई डोंट नो 10 MB, राइट? ये मैं बहुत बड़ा नंबर कोट कर रहा हूँ। सपोज आपका हर पेज जो है वो 10 MB का होगा, ठीक है। अब एक प्रोग्राम है वो 91 MB का है, इसको कितने पेजेस लगेंगे? 91 MB के प्रोग्राम को मैं कितने पेजेस में स्टोर कर सकता हूँ? अब देखो, अब आपके पास फिक्स साइज ड्रॉअर है, राइट? सो दिस मीन्स कि नाउ यू नीड 10 पेजेस, नाउ यू नीड 10 पेजेस, राइट? बिकॉज इवन दो 1 MB है बट आपके पास तो डब्बा फिक्स साइज का है ना, तो इट्स आइदर 1 और 0, तो आपको पूरा डब्बा लगाना पड़ेगा। तब होगा क्या कि जो टेंथ बॉक्स होगा वो एक्चुअली 90% खाली होगा, राइट? वो 90% एम्प्टी होगा, एंड ओनली 1% ऑफ इट विल हैव डेटा, ओनली 1% ऑफ इट विल हैव डेटा।
So this is what we call internal fragmentation. दिस इज व्हाट वी कॉल इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, कि एक पेज के अंदर फ्रैगमेंटेशन हो गई है, ठीक है। एंड योर इंटायर पेजिंग की लॉजिक इज हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम और इट्स ओन, यूजर का कोई कंसर्न नहीं होता। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है? इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ स्टोरेज, ठीक है। सेगमेंटेशन में क्या होता है कि आप अपने कोड मेमोरी को डिवाइड करते हैं इनटू वेरिएबल साइज्ड सेगमेंट्स, ठीक है। अब फिक्स साइज नहीं है, अब क्या है? वेरिएबल साइज सेगमेंट्स, ठीक है। सो ईच सेगमेंट हैज अ नेम और अ नंबर प्लस एन ऑफसेट, ठीक है। आप सो बेसिकली बेसिकली इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, आपके सिंप्लीफाई करता हूँ। अब क्या है, अब आपने वेरिएबल साइज चंक्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एंड नाउ यू हैव अ सेगमेंट मैप जो क्या करता है, जो सेगमेंट्स को यूजिंग द ऑफसेट्स जो आप उनके डिफाइन करते हैं, फिजिकल एड्रेसेस पे मैप करता है, ठीक है। सो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इट अलाउज सेपरेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम्स, राइट। मतलब कोड अलग हो जाएगा, डेटा अलग हो जाएगा, आपकी स्टैक की वैल्यूज अलग हो जाएगी, डिफरेंट वैल्यूज को डिफरेंट जगहों पर प्लेस कर देता है आपका, अगर आप सेगमेंटेशन के थ्रू डेटा स्टोर करें। बट सेगमेंटेशन में रिस्क है, सेगमेंटेशन में रिस्क है एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन का, ठीक है। सेगमेंटेशन में रिस्क है एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन का, क्यों? वेरिएबल साइज ब्लॉक्स हैं, तो वो जो शुरू में मैंने आपको फ्रैगमेंटेशन समझाई थी कि अच्छा ये एक डब्बा है, ये दूसरा डब्बा है, ये तीसरा डब्बा है, अब इसको डिलीट कर दिया तो हो सकता है इस साइज में फिट होने वाला कोई डब्बा दोबारा आए ही ना। तो अब क्या, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। अब सेगमेंटेशन जो होती है ना, वो बेसिकली यूजर के अपने हाथ में होती है कि यूजर किस तरह मेमोरी को सेगमेंट करता है। सो लेट्स सिंप्लीफाई थिंग्स, ठीक है। लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई थिंग्स अ लिटिल बिकॉज आई अंडरस्टैंड दिस कैन बी अ बिट कंफ्यूजिंग। सो लेट्स गो थ्रू दिस वन मोर टाइम, ठीक है। पेजिंग। सो इमेजिन कि आपकी कंप्यूटर की रैम जो है ना, वो एक बहुत बड़ी सी बुक शेल्फ है, ठीक है। वो एक बड़ी सी बुक शेल्फ है जिसके अंदर इक्वल साइज के स्लॉट्स हैं किताबों के लिए, ठीक है। सो यू हैव इक्वल फिक्स साइज स्लॉट्स फॉर बुक्स, ठीक है। आपका प्रोग्राम जो है ना, योर प्रोग्राम इज बेसिकली अ वेरी लॉन्ग बुक, ठीक है। योर प्रोग्राम इज अ वेरी लॉन्ग बुक। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इंस्टेड ऑफ पुटिंग द इंटायर थिंग ऑल एट वंस, बिकॉज यू हैड फिक्स साइज स्लॉट्स टू पुट योर बुक्स इनटू, आप क्या करोगे? यू विल कट योर लॉन्ग बुक इनटू इक्वल साइज्ड पार्ट्स, राइट। लेट सपोज 10-10 सफ़ों के पार्ट्स में आप डिवाइड कर दोगे, और जहां जो आपको स्लॉट फ्री मिलेगा वहां आप वो 10 सफ़े फिक्स, 10 सफ़े फिक्स, 10 सफ़े फिक्स, 10 सफ़े फिक्स कर दोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास वहां पर स्लॉट्स ही 10-10 सफ़ों के साइज के थे, ठीक है। तो आपके जो स्लॉट्स थे वो क्या थे? वो 10 पेज ईच। तो आप क्या करोगे? आप अपनी लंबी सी बुक को लोगे, आप उसको 10-10 सफ़ों में डिवाइड करके जहां जहां जगह मिलेगी वो 10-10 सफ़े फिट करी जाओगे, और आप अपनी पूरी बुक वहां पर फिट इन कर लोगे। सब इसमें की पॉइंट्स क्या है कि आपके पेजेस जो हैं दे विल ऑल बी ऑफ द सेम साइज, ठीक है। द फ्रेम्स आर बेसिकली द स्लॉट इन द रैम विच आर ऑल्सो ऑफ द सेम साइज, ठीक है। एंड योर ओएस विल कीप अ पेज टेबल टू रिमेंबर, अच्छा मैंने कौन सी चीज कहाँ पर डाली। बट ऑब्वियसली समटाइम्स क्या होगा कि आपके पास एंड पे एक सफा बच गया, राइट। सो एक सफा बच गया, फिर भी आपको 10 सफों वाली जगह पर ही उसको डालना पड़ेगा। तो वो बाकी स्लॉट जाया होगा, विच कॉजेज इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। नाउ लेट्स लुक एट सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में क्या है कि सेगमेंटेशन में वही सेम बुक शेल्फ है, एक बड़ी सी बुक है, ठीक है। सेम बुक शेल्फ है, बड़ी सी बुक है। इस बार आप क्या करेंगे कि इंस्टेड ऑफ कटिंग द बुक इनटू इक्वल पेजेस, आप उस बुक को चैप्टर वाइज डिवाइड कर देते हैं, राइट। सो सपोज एक चैप्टर था कोड, दूसरा चैप्टर था डेटा, तीसरा चैप्टर था स्टैक। अब चैप्टर्स की लेंथ तो सेम नहीं ना होती, सम चैप्टर्स माइट बी ऑफ 10 पेजेस, अदर चैप्टर्स माइट बी ऑफ 100 पेजेस, राइट। ऐसे होते हैं ना। एक किताब में कोई छोटा चैप्टर होता है, कोई बड़ा चैप्टर होता है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर होता है, कोई बहुत छोटा चैप्टर होता है। So now each chapter is called a segment, ठीक है। Each chapter is called a segment, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? अब आप ये हर चैप्टर उठाएंगे और आप देखेंगे जहां जो चैप्टर फिट इन आता है ना, उसको घुसेड़ देंगे। जहां जो चैप्टर फिट इन आता है उसको घुसेड़ देंगे, ताकि हम सारे चैप्टर्स को बुक शेल्फ के अंदर किसी तरह फिट कर दें। अब मसला क्या है कि इट्स हाईली पॉसिबल कि आपके पास बीच बीच में जगह हो जहां पर आपका कोई चैप्टर फिट इन नहीं आ रहा, क्योंकि आपके नए चैप्टर्स उससे बड़े हैं। तो ये जो जगह बीच में बची होगी, दिस इज नोन एज एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। दिस स्पेस इज नोन एज एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। सो मॉडर्न सिस्टम्स कंबाइन बोथ दीज टेक्नोलॉजीज। तो वो क्या करती हैं?
वो पहले प्रोग्राम को सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो वो क्या करते हैं, वो पहले प्रोग्राम्स को सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं एंड देन हर सेगमेंट को इक्वल साइज पेजेस में डिवाइड कर देते हैं। सो अब आपने क्या किया, आपके पास पहले एक चैप्टर, अगर चैप्टर्स वाली एनालॉजी ले, तो आपने चैप्टर चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया बुक को, एंड देन हर चैप्टर को फिक्स साइज पेजेस में डिवाइड कर दिया। सो सपोज 5 सफ़ों, पांच पांच सफ़ों में हर चैप्टर को डिवाइड कर दिया। तो हो सकता है चैप्टर 1 जो है वो सिर्फ 3 पेजेस में पूरा है और चैप्टर 2 जो है वो 15 पेजेस में पूरा है, राइट। सो इस तरह करके आप क्या करते हैं, सो यू मेक श्योर कि आपका स्ट्रक्चर भी क्लियर रहे, राइट, कि यू हैव दिस डिवीजन ऑफ, अच्छा सारा कोड यहाँ पड़ा है, सारा डेटा यहाँ पड़ा है, सारा स्टैक यहाँ पड़ा है। And then in that, you're avoiding external fragmentation by subdividing stuff into smaller pages. Think of a cinema, perhaps. Yeah, or think of a bus, even, think of cinema. चलो, अब सिनेमा में आपने 6 दोस्तों की सीट बुक कर दी, साथ एक बंदे ने 3 दोस्तों की सीट बुक कर दी, साथ एक बंदे ने 8 दोस्तों की सीट बुक कर दी। अब जिन्होंने वो 3 वाली सीट बुक की थी ना, वो अपनी बुकिंग कैंसिल कर देते हैं, तो वो सीट्स दोबारा अवेलेबल हो जाएंगी। नाउ इवन दो दो सीट्स आर अवेलेबल, हो सकता है आपके पास अगले जितने ग्रुप्स हैं वो ग्रेटर देन 3 हो, तो वो सीट्स हमेशा वहीं पर फ्री रहेगी। So that is why this is how you basically get scattered memory in the RAM. This is how you get scattered memory in the RAM. Okay, so virtual memory, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी एक बड़ी मजे की चीज है जिंदगी में, ठीक है। सो you know how you have different programs running on your computer, right? Sometimes you have multiple programs running simultaneously. So suppose आपने एक गेम खोली हुई है, गेम्स का जनरल साइज होता है 40-50 GB, राइट। उसके साथ आपने बैकग्राउंड में स्पॉटिफाई सुना खोला हुआ है, आप गाने सुन रहे हैं। आपने साथ ओबीएस भी खोला हुआ है क्योंकि आप गेम स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है। साथ आपने क्रोम भी खोला हुआ है बिकॉज अगर आप गेम स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो आपको उसके लिए लाइक आपने क्रोम पे कुछ खोली हुई है 2-4 चीज़ें। तो अब ये मिला के आपने कोई 70-80 GB की एप्लीकेशंस आप रन कर रहे हैं एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम, राइट। डिस्कॉर्ड तो ऑब्वियसली खोला ही होगा, डिस्कॉर्ड तो ऑब्वियसली खोला ही होगा। तो ये 80-80-90-100 GB की एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल आप रन कर रहे हैं एट एनी गिवन टाइम ऑन योर कंप्यूटर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, होता कुछ यूं है कि आपके कंप्यूटर में रैम कितनी है, 16 GB। बड़ी 32 GB होगी। बहुत भी कोई 30 मार खान हो जो कहे यार मैंने इंसेन रिग तैयार किया, तो 64 GB। हमने बात की थी कि कोई भी एप्लीकेशन जब चल रही होती है तो वो उठाकर सीपीयू जो है उसको रैम में ले आता है ताकि वो डेटा इजीली एक्सेसिबल हो सीपीयू के लिए, राइट। 16 GB की रैम में 100 GB का डेटा कैसे आया? 16 GB की रैम में 100 GB डेटा कैसे आया? आ ही नहीं सकता, राइट। आ ही नहीं सकता। एक गिलास के अंदर 2 जग पानी तो आ ही नहीं सकता। बट किसी तरह आ भी रहा है, राइट, किसी तरह आ रहा है, तभी आप ये सारे प्रोग्राम्स इकट्ठे चल रहे होते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन इज किस तरह आ रहा है, राइट। इस क्वेश्चन को आंसर करने लगे हम यूजिंग वर्चुअल मेमोरी। सो बेसिकली व्हाट योर ऑपरेटिंग सिस्टम डज इज इट बोरोज ऑफ सम amount of memory from the hard disk or the SSD, right? Your hard drive or the SSD, to use it as a swap space. It's basically now this is known as your virtual memory. So आपकी virtual memory जो होती है ना, वो basically unlimited होती है, ठीक है। सो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है, आने दो जितना डेटा है, जितना रैम में पूरा आ गया, बाकी डेटा को मैं डाल दूंगा हार्ड ड्राइव के अंदर, ठीक है। बट नॉट इस तरह कि रैंडमली हार्ड ड्राइव के अंदर। नाउ यू हैव सेक्शनड ऑफ अ स्पेशल एरिया ऑफ द हार्ड ड्राइव एंड यू आर कॉलिंग इट वर्चुअल मेमोरी। सो काइंड ऑफ थिंक ऑफ इट एज योर एक्सटेंडेड रैम। बट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि अच्छा, अगर हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर करना था तो रैम का पर्पस क्या है? द एंटायर थिंग वाज कि अच्छा रैम तेज होती है, हार्ड ड्राइव स्लो होती है, तो डेटा हार्ड ड्राइव से उठाकर रैम में लेकर आ रहे हो आप। बट अब अगर आप कह रहे हो कि अच्छा रैम में डेटा पूरा नहीं आ रहा तो मैं वापस हार्ड ड्राइव में ही डाल रहा हूँ, तो मतलब रैम लगाओ ही ना, जस्ट यूज अ हार्ड ड्राइव मैन। सो हियर इज वेयर योर ओएस रियली स्टेप्स इन। सो एट एनी गिवन टाइम ना आप किसी भी प्रोग्राम का सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा यूज कर रहे होते हैं। सो इफ देयर इज अ 60 GB प्रोग्राम, यू आर नॉट यूजिंग ऑल 60 GB ऑफ दैट प्रोग्राम ऑल एट वंस, राइट। एट एनी गिवन टाइम हो सकता है आप उसका सिर्फ 100 MB यूज कर रहे हो। अब वो होता ये कि वो हर मिली सेकेंड में डिफरेंट 100 MB यूज कर रहे होते हो आप। सो व्हाट योर ऑपरेटिंग सिस्टम डज इज, वो कहते हैं कि अच्छा, जो 100 MB आपके कंप्यूटर ने अभी यूज करना है ना, उसको मैं रखूंगा रैम में, और बाकी सारा जो डेटा है ना उसको मैं रखूंगा इन दिस स्पेशल एरिया इन माई हार्ड ड्राइव कॉल्ड द स्वैप स्पेस। अब ये स्वैप स्पेस क्या होती है?
सो दिस इज द स्पेस जहां से आप वंस अगेन अपना डेटा स्वैप इनटू एंड आउट ऑफ द रैम करते हैं। सो आप क्या करते हैं, जो डेटा कंप्यूटर सीपीयू यूज कर लेता है उसको उठाकर स्वैप स्पेस के अंदर डाल देते हैं, और जो डेटा सीपीयू ने यूज करना होता है उसको स्वैप स्पेस से निकाल कर रैम में डाल देते हैं। सो इस तरह these this very quick shuffling of data from the swap space into the RAM and from the RAM into the swap space gives you an illusion of an infinite unlimited memory. So अब थोड़ा स्टेप वाइज भी देख लेते हैं एग्जैक्टली कैसे होता है। सो जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं तो वो क्या यूज कर रहे थे, अपने वर्चुअल एड्रेसेस, राइट? वर्चुअल एड्रेसेस यूज कर रहा होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। नाउ वंस यू ट्रांसलेट योर वर्चुअल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस, आप एक चीज चेक करते हो, क्या ये जो फिजिकल एड्रेस है ये रैम का एड्रेस है? इफ यस तो इजी, रैम से डेटा आप सीपीयू को दे दें। इफ नॉट, देन अ पेज फॉल्ट अकर्स। पेज फॉल्ट क्या होता है? पेज फॉल्ट इज बेसिकली द कमांड, द ऑपरेशन विच टेल्स द ऑपरेटिंग सिस्टम कि यार अब तुमने हार्ड ड्राइव या एसएसडी में से, मेरी सेकेंडरी स्टोरेज में से डेटा उठाकर रैम के अंदर डालना है। ठीक है, स्टोरेज से डेटा उठाकर तुमने रैम के अंदर डालना है। सो ये जो कमांड होती है ना उसका नाम होता है पेज फॉल्ट। सो पेज फॉल्ट इजंट अ मसला, इट्स अ रूटीन थिंग। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक ओ अच्छा ये है नहीं, जाओ जल्दी से लेकर आओ। सो दैट्स व्हाट यू कॉल्ड अ पेज फॉल्ट। एंड देन इसके लिए अगर आपको कुछ रिमूव करना पड़े रैम से तो रिमूव भी हो जाता है रैम से, एंड देन द प्रोग्राम कंटिन्यूज एग्जीक्यूशन नॉर्मली। So page fault occurs when a program requests a page which is not currently in RAM. This triggers a page fault interrupt. Wait, a page fault is an interrupt, not an error. So the OS must devise के decide कि अच्छा मैंने कौन सा पेज रिप्लेस करना है to load the new one, और वो load the new one कर देता है। So let's look at the benefits and drawbacks of virtual memory. So basically drawbacks नहीं कह सकते आप उनको really, these are more like the side effects because you know हाँ, ब्लड प्रेशर की दवाई आपने खानी खानी है चाहे उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो, क्यों? क्योंकि उसके बगैर आप मर जाएंगे। सो वर्चुअल मेमोरी इज काइंड ऑफ लाइक दैट, ये यूज करनी करनी है चाहे उसके जो मर्जी साइड इफेक्ट्स हो। बिकॉज देखो बेनिफिट क्या है, यू कैन लोड प्रोग्राम्स दैट आर लार्जर देन योर रैम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस देन ऑल्सो enables multi programming, multi processing, right? Only the required data is kept in the RAM. It reduces the need to buy more RAM and it minimizes fragmentation. ठीक है, अब मसले इसके साथ एसोसिएटेड क्या है? सो वन ऑफ द इश्यूज इज डिस्क थ्रैशिंग। डिस्क थ्रैशिंग क्या होती है कि जब आप बहुत ज्यादा स्वैपिंग इन एंड आउट ऑफ रैम कर रहे हो, राइट? सो एट एक्सट्रीम पॉइंट्स होता ये है जिसको हम एक्चुअली कहते हैं थ्रैशिंग पॉइंट। अब डिस्क थ्रैशिंग हो गई है, CPU is spending more time swapping data in and out of the RAM than it is in actually processing that data, right? So ये एक मसला है obviously, disk thrashing। ठीक है, बहुत ज्यादा रीड एंड राइट साइकिल्स हो रहे हैं जिसकी वजह से आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो भी इम्पैक्ट होती है। ठीक है, हाँ वो बेसिकली यही होता है जब आपकी बहुत ज्यादा टैब्स ओपन और आपकी डिवाइस एकदम क्रैश हो जाती है, वो डिस्क थ्रैशिंग की वजह से ही होता है। क्यों? क्योंकि नाउ यू रीच अ पॉइंट वेयर योर सीपीयू इज जस्ट रनिंग टू एंड फ्रो from the RAM to the memory to the memory to the RAM and not actually able to process data for you। ठीक है, so disk thrashing can be reduced by adding more RAM, limiting the number of programs that you're using at once, and adjusting the file swap size. Swap size जो है वो already optimized होता है by your operating system, तो you can't really adjust that। आप क्या कर सकते हैं, आप कम programs खोल सकते हैं, ज़्यादा RAM लगा सकते हैं। So page faults क्या होते हैं? Page faults we already talked about yesterday। Page faults aren't an error. It's just the name of an operation which kind of, or like the name of a flag which is raised when something that your CPU wants is not in your memory but it is in like the swap space of the hard drive, right? तो तब क्या होता है, तब आप जाकर वहां से डेटा ले आते हो। सो अब मसला क्या था? थिंक अबाउट इट, इनिशियल मसला यही था ना कि हमारी हार्ड ड्राइव में इतनी जगह नहीं थी कि हम सारा डेटा रख सकते हैं, तो इस वजह से हमने कुछ डेटा जो है वो, सॉरी, हमारी रैम में इतनी जगह नहीं थी कि हम सारा डेटा रख सकें, विच इज वाई हमने कुछ डेटा जो है अपनी हार्ड ड्राइव में डाला था। तो दैट ऑब्वियसली मीन्स कि जब मैं डेटा अंदर लेके आऊंगा तो आई हैव टू टेक समथिंग आउट ऑफ द रैम एज वेल, राइट? आई हैव टू टेक समथिंग आउट ऑफ द रैम एंड इनटू द एचडीडी की स्वैप स्पेस एज वेल। तो उसके लिए हम यूज करते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। So now let's look at page replacement algorithms. Page replacement algorithm. The first one is our beloved FIFO, 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 फू 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 फी। ठीक है, अच्छा। So first in first out algorithm, इसमें क्या होता है?
द ओल्डेस्ट पेज इज रिप्लेस फर्स्ट, राइट? सो जो पेज सबसे पहले आया था ना, उसको आप उठाकर सबसे पहले निकाल देते हैं। मेक सेंस? सो सपोज एक पेज आया 6 बजे, एक पेज आया 6 बज के 5 मिनट पे, एक पेज आया 6 बज के 10 मिनट पे, एंड सो ऑन, राइट? तो सबसे पहले जब आपने पेज निकालना होगा तो आप 6 बजे वाला निकालेंगे, राइट? सो द ओल्डेस्ट पेज इज रिमूव्ड फर्स्ट, ठीक है? सो इट्स वेरी वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट एल्गोरिथम। सिंपल एक क्यू बना दे सारे पेजेस की, राइट? सो पीछे से एड क्यू करी जाए, आगे से डी क्यू करके हार्ड ड्राइव में डाली जाए डेटा जो निकालना है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि समटाइम्स होता ये है कि आपके पेज फॉल्ट्स इसमें काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, राइट? इसमें अक्सर ऐसा होता है कि आप पेज डाली जाते हो एंड आप पुराना पेज निकाल देते हो, बट एक्चुअली वो पुराना पेज अभी यूज हो रहा था। फिर पेज फॉल्ट होगा, फिर आप डालोगे, फिर एक पुराना पेज निकालोगे, हो सकता है वो पुराना पेज भी यूज हो रहा हो, राइट? अच्छा, फिर आता है आपका ओपीआर। सो ओपीआर स्टैंड्स फॉर द ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। सो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या होता है? ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सेज दैट यू विल रिप्लेस द पेज that will not be used for the longest time in the future, ठीक है? एक सेकेंड, ये हम बात कर रहे हैं रैम टू एच डी डी। एच डी डी टू रैम तो जो रिक्वायर्ड होता है वही आता है ना, वो तो जिसकी वजह से पेज फॉल्ट रेज होता है वही आता है एच डी डी से रैम के अंदर, ठीक है? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट क्या कहती है? वो कहती है कि यू विल रिप्लेस द पेज दैट विल, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, दैट विल नॉट बी यूज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन द फ्यूचर। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये क्या बात है? अगर मुझे ये पता है कि किस पेज ने नहीं यूज होना, फिर तो मेरे सारे मसले हल हो गए, राइट? सो देर इज अ रीजन वाई दिस इज द आइडियल एल्गोरिथम, ठीक है? इट प्रोड्यूसेस द लीस्ट पेज फॉल्ट्स। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अब आप वो पेज निकाल रहे हो जो आपको पता है कि इसने यूज होना ही नहीं आगे फ्यूचर में। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस इज, द ओनली छोटा सा मसला है इसका, और वो ये है कि इट्स इम्प्रैक्टिकल। देर इज नो वे फॉर यू टू फाइंड आउट कि एक पेज ने फ्यूचर में कब यूज होना है। रिमेंबर हम जब वो बात कर रहे थे स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स की, तब भी हमने बात की थी कि यू कांट फोरसी द फ्यूचर। आपको नहीं पता फ्यूचर में कोई प्रोसेस आनी है नहीं आनी, किसी पेज ने यूज होना या नहीं होना। द ओनली इंफॉर्मेशन यू हैव is of today and the past, right? So this is an impractical algorithm because obviously your operating system can't predict the future. नहीं तो सब ऑपरेटिंग सिस्टम को खुदा मानना शुरू कर देता अगर वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करता। सो ये एल्गोरिथम जो होता है ना, इट इज ओनली यूज फॉर थियोरेटिकल कंपैरिजंस। तो आप करते क्या है, आप पूरी एक प्रोसेस उठा के देख लेते हैं एंड देन यू काइंड ऑफ सी कि अच्छा अगर हम ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट करते तो इसका मतलब था कि मुझे सपोज इस टाइम पर मुझे पेज नंबर 5 निकाल देना चाहिए था, क्योंकि ये आगे फ्यूचर में कहीं यूज ही नहीं हो रहा। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट जो है ये आप रिवर्स वर्किंग से निकालते हैं कि आपके पास पूरी बिहेवियर ऑफ पेजेस प्रेजेंट होता है, उससे आप ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, देन यू कंपेयर, यूज दैट एज अ बेंचमार्क टू कंपेयर डिफरेंट एल्गोरिथम्स विद इट। ऑब्वियसली उस ऊपर तो कोई नहीं जाएगा, सो यूज दैट एज अ बेंचमार्क टू कंपेयर डिफरेंट एल्गोरिथम्स विद इट। ओके, देन वी हैव द लू। देन व्हाट डू वी हैव द लू। लू क्या होता है? लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, एल आर यू। सो लीस्ट रिसेंटली यूज क्या कहता है ना? अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, दिस इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम फीफो। फीफो क्या था? फीफो सिंपली कह रहा था कि जो सबसे पहले पेज आया था ना, उसको आप सबसे पहले निकाल दें। एल आर यू कहता है कि उस पेज को निकालें विच हैजंट बीन यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, ठीक है? अब इसमें यू नीड टू हैव लाइक अ काउंटर और समथिंग विच कीप्स अ चेक कि अच्छा ये पेज लास्ट किस टाइम पर यूज हुआ था, सही है? सो एवरी टाइम यू यूज अ पेज आप उस पर एक टाइम स्टैम्प लगा देते हैं एंड देन जब पेज रिमूव करने की बारी आती है तो आप देखते हैं सबसे पुरानी टाइम स्टैम्प किस पे लगी है, उसको उठाकर निकाल देते हैं, ठीक है? सो दिस इज अ मच मोर प्रैक्टिकल एल्गोरिथम एंड इट इज मच वाइडली यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड। दिस इज जस्ट एन एजुकेटेड गेस कि यार अच्छा, क्योंकि इस पेज को यूजर ने इतनी देर से नहीं यूज किया, देयर इज अ हाई लाइक्लीहुड कि यूजर अभी भी यूज नहीं करेगा, ठीक है? सो दिस इज जस्ट एन एजुकेटेड गेस। सी, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, जो आपने बहुत देर पहले यूज किया उसको रिप्लेस कर रहे हो। ओके, सो विद दिस आपका चैप्टर इख्तिताम पजीर हो गया।